Audio Jungle. Audio Jungle. जीवों में श्रेष्ठ मानो सभ्यता के विकास के साथ कोई इंसान तो कोई कथित रूप से हैवान है। जो कोई कर्म धर्म और बल में श्रेष्ठता रखता हो उसने इतिहास में जगह बनाई। राजा वही होता है जो जाति वर्ग और धर्म के ऊपर की सोच रखता हो। शेरशाह सूरी कठिन परिश्रमी होने के साथ साथ स्वावलंबी पुरुष था, इसलिए तो प्रत्येक विभागों के कार्यों का स्वयं निरीक्षण करता था और जो आज्ञाएं वह जारी करता वे तुरंत लिखी जाती थी, जिससे उनका समय से क्रियान्वयन हो जाता था। इसमें प्रशासन की एकरूपता और कुशलता स्थापित हुई। शेरशाह सूरी के सेना में 4 अंग थे, जिसमें घुड़सवार सैनिकों की संख्या 25,000 थी, पदातिक सैनिकों की संख्या 1,50,000 और हस्ती सेना में 5,000 हाथी और 50,000 बंदूकचियों के साथ एक तोपखाना शामिल था। एक कुशल सेनापति होने के नाते उसने हिंदुओं को भी सेना में भर्ती किया। राजा टोडरमल खत्री ने भूमि कर संबंधी अपना प्रारंभिक अनुभव शेरशाह के प्राचीन काल में ही सीखा था। और इतना ही नहीं, शेरशाह ने ही घोड़ों पर शाही निशान से दागने की प्रथा की शुरुआत की थी। इतना ही नहीं, सैनिकों का हुलिया जैसे नाम, पिता का नाम, आयु, कद को एक रजिस्टर में लिखने की नई प्रथा का आरंभ किया। शेरशाह के कार्यकाल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थे। अब प्रत्येक परगना को कई गांव में विभाजित किया। गांव का प्रमुख अधिकारी मुकदम जैसे मुखिया का कार्य था कि भूमि कर इकट्ठा करके राजकीय कोष में जमा करना। इतना ही नहीं, गाँव के अपने आपसी झगड़े, चोरी डकैती, हत्या या अन्य अपराध को रोकना उसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही थी। अगर न्याय व्यवस्था की बात की जाए तो शेरशाह सूरी ने जैसे को तैसा सिद्धांत के अनुसार न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की शुरुआत की। मीर अदल नामक न्यायिक अधिकारी का कार्य यह देखना होता था कि न्यायालय के निर्णय को उचित प्रकार से क्रियान्वित किया गया या नहीं, यदि न्याय और कानून का स्रोत स्वयं सम्राट ही था। इस प्रकार न्याय व्यवस्था अति उत्तम था। शेरशाह स्वयं विद्वान पुरुष था। उसने सिकंदर नामा, गुलिस्तिया और बोस्ता आदि की कंठस्थ कर लिया था। उन्होंने शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए मदरसों का निर्माण कराया और विद्वानों की संरक्षण का भी उपाय किया। भूमि के मापन के लिए शेरशाह सूरी ने जरीब का प्रयोग किया, जो गज सिकंदरी पर आधारित था। 60 गज के जरीब में 32 कड़ियाँ होती थी, जो आज भी प्रचलित है। शेरशाह कुशल और ईमानदार राजस्व अधिकारियों को पुरस्कृत करने का नियम भी बनाया था। खेती और किसानों की सुरक्षा के लिए वे कहते हैं कि किसान निर्दोष है, वे अधिकारियों के आगे झुक जाते हैं और अगर मैं उन पर जुल्म करूं तो वे अपने गांव छोड़कर चले जाएंगे, देश बर्बाद हो जाएगा और वीरान हो जाएगा और दोबारा समृद्ध होने में बहुत लंबा समय लगेगा। इसलिए उससे प्रतीत होता है कि किसानों के प्रति उसके दिल में श्रद्धा भी थी। शेरशाह के शासनकाल में निर्माण, स्थापत्य कला और भी अनेकों बातें हैं जिनका जिक्र करने से पहले शेरशाह के जीवन गाथा के अगली कड़ी को पेश करना चाहूँगा। अभी तक हमने जाना कि किस प्रकार से फरीद शिक्षा दीक्षा व अनेकों संघर्षों के बाद उसने एक सैनिक व्यवस्था और कुशल शासन प्रणाली को उन्नत किया। तत्पश्चात समय के साथ वह फरीद से शेरशाह बना व हुकूमत की सबसे बड़ी जंग के मैदान में टाल ठोक दी। और हमने जाना था कि किस प्रकार से हुमायूं कर्नासा नदी को पार करके अपना जान बचा। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कि शेर का हाथी से मुकाबला होने जा रहा है? जैसे उदाहरण के तौर पर हम आज के प्रधानमंत्री व गाँव जवार के विधायक का एक विकल्प ले लें। हुमायूं जो देश की सत्ता का बागडोर अपने हाथ में लिए और दूसरी ओर शेर की दहाड़ लिए फरीद मजबूत हौसलों के दम पर अपनी छोटी सी सेना का बड़ी शाही सेना से मुकाबला करने को तैयार था। पहली ललकार में तो हुमायूं अपनी जान बचाकर भाग गया, मगर जैसे तैसे जल्दबाजी में एक सेना एकत्रित कर पुनः कन्नौज पहुंचा। इसमें कोई संदेह नहीं, शेरशाह के अनुभव व उम्र हुमायूं से प्रौढ़ थे, जिसमें हुमायूं की जीत को बार बार हार में बदल देते थे। बनने के साथ ही सब कोई होता है, पर बिगड़ने पर ना कोई। हुमायूं की किसी ने भी सहायता नहीं की। ऐसा नहीं कि हुमायूं कमज़ोर शासक था, वह ज्योतिष ज्ञान में विश्वास रखने वाला विद्वान पुरुष था, मगर दूसरी तरफ शेरशाह की अनुभव और उसकी काबिलियत, जिसने मजबूत हौसलों के दम पर उस ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहता। उसने हुमायूं का पीछा करते करते आगरा पहुंच गया, जहां 10 जून 1540 को उसका विधिवत राज्याभिषेक हुआ। वह भारत का सम्राट बन गया। कहते हैं ना कि मुसीबत में कोई अपना ही काम आता है। हुमायूं जब सम्राट बना था तो अपने पिता के आज्ञा अनुसार उसने प्रांत को चारों भाइयों में बांट दिया था। अब वह उन्हीं लोगों के शरण में जा पहुंचा था, मगर मुसीबत पीछा छोड़ने वाली कहाँ थी। शेरशाह हुमायूं का पीछा करते करते पंजाब की ओर बढ़ा तो कामरान काबुल चला गया और हुमायूं को बाध्य होकर सिंध की ओर भागना पड़ा।
नवंबर 1540 ईस्वी में शेर शाह ने लाहौर पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उत्तरी सीमा पर बसे गख्खर जातियों से युद्ध का कारण शेर शाह के अनुसार इस प्रकार था कि वे मुगलों की सहायता किया करते थे। अतः उसने गख्खर जाति को बुरी तरह से नष्ट कर दिया, लेकिन गख्खर जाति को समाप्त करने में अपने लक्ष्य को पूरा तो नहीं कर सका, लेकिन उनकी शक्ति को अवश्य छीण कर दिया। शेर शाह ने अपनी उत्तरी पश्चिमी सीमा को सुरक्षित करने और गख्खरों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए झेलम के निकट एक विशाल दुर्ग का निर्माण कराया, जिसका नाम उसने रोहतास रखा। इस दुर्ग में उसने हैबत खां एवं ख्वास खां के नेतृत्व में 50,000 अफगान सैनिकों की एक टुकड़ी को स्थायी रूप से नियुक्त कर। उत्तर पश्चिम में वह अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर ही रहा था कि उसे सूचना मिली कि बंगाल के सूबेदार खिरीज खां ने बंगाल के पूर्व सुल्तान महमूद की पुत्री से विवाह कर लिया है और विद्रोह करके स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहा है। तत्काल शेर शाह तुरंत गौड़ पहुंचा और खिरीज खां को बंदी बना लिया। उसने एक नवीन प्रशासनिक व्यवस्था को प्रारंभ किया। उसने सूबेदारी की परंपरा को समाप्त कर डाला और कई जिलों में बांट दिया। प्रत्येक जिले सरकार में सिकदार नियुक्त किए गए, जिसके पास शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक छोटी सी सेना थी, और शेर शाह स्वयं उसकी नियुक्ति करता और सिकदारों पर नियंत्रण रखने के लिए एक गैर सैनिक अधिकारी अमीन ए बंगला की नियुक्ति की। सर्वप्रथम यह पद काजी फाजिलात को दिया गया था। अब बंगाल के विजय के बाद शेर शाह ने 1542 में मालवा पर आक्रमण किया। इस आक्रमण के कई कारण थे। एक, हुमायूं ने मालवा की विजय की थी। शेर शाह उन समस्त प्रदेशों को जीतने चाहता था जिसमें मुगल साम्राज्य स्थापित थे। दूसरे, गुजरात के शासक बहादुर शाह की मृत्यु के बाद मालवा का सूबेदार मल्लू खां कादिर शाह के नाम से मालवा का स्वतंत्र शासक बन गया था। उसने शेर शाह के पुत्र कुतुब खां की समय पर सहायता नहीं की थी, जिसके कारण हुमायूं के भाइयों अस्करी और हिंदाल ने कुतुब खां को 1540 में मार दिया था। अतः शेर शाह कादिर शाह से रुष्ट था। समय किस तरीके से अपना करवट बदलता है कोई नहीं जानता। एक तरफ तो शेर शाह का बेटा की मौत हुई थी और दूसरी ओर शेर शाह ने 1542 ईस्वी में ग्वालियर के किले पर अधिकार कर लिया था और वहाँ के शासक पूरनमल को अपने अधीन कर लिया। इसके बाद शेर शाह सहारंगपुर पहुँचा, जहाँ मालवा के सुल्तान कादिर शाह ने उपस्थित होकर शेर शाह की अधीनता स्वीकार कर ली। शेर शाह ने कादिर के साथ अच्छा व्यवहार किया और उसको लखनऊ कहीं कहीं कालपी मिलता है का गवर्नर नियुक्त किया, किंतु कादिर शाह शेर शाह से भयभीत होकर अपने परिवार के साथ गुजरात के सुल्तान महमूद तृतीय की शरण में चला गया। शेर शाह ने शुजात खां को मालवा का गवर्नर नियुक्त किया। देखिए, इतिहास में युद्ध का स्पष्ट कारण प्रतीत नहीं होता। जैसे जिस प्रकार से कहा जाता है कि राणा प्रताप के निमंत्रण पर राजा मान सिंह उनके अधिकार क्षेत्र में जब पहुँचे तो उन्होंने स्वयं न जाकर अपने बेटे को मान सिंह का स्वागत करने के लिए भेज दिया। इससे उन्होंने अपनी आत्मसम्मान पर चोट पहुंचा। अतः उन्होंने मेवाड़ियों से युद्ध करने की ठान ली। ठीक उसी प्रकार जब शेर शाह ग्वालियर पर 1542 ईस्वी में अपना अधिकार किया तो वहाँ के शासक पूरनमल को अपने अधीन में कर लिया, और जब पूरनमल उनके अधीन में हो ही गए थे तो शेर शाह को उनसे युद्ध करने का कोई उचित कारण नहीं था। लेकिन फिर भी शेर शाह के अनुसार रायसीन पर इसलिए आक्रमण करना पड़ा क्योंकि उसे शिकायत मिली थी कि पूरनमल मुस्लिमों पर अनुचित और अत्याचार कर रहा है। सच तो यह है कि अफगान बादशाह रायसन की समृद्धशाली सी रियासत पर पहले से ही आँख गड़ाए हुए था। शेर शाह 1543 ईस्वी में आगरा से चलकर मांडू होते हुए रायसीन पहुंचा और किले का घेरा डाल दिया। पूरनमल संभवतः इस संघर्ष के लिए तैयार था क्योंकि किले का घेरा कई महीनों तक चलता रहा। अंततः शेर शाह की चालाकी से पूरनमल को उसके आत्मसम्मान एवं जीवन की सुरक्षा का वायदा कर आत्मसमर्पण हेतु तैयार कर लिया। परंतु शेर शाह ने एक रात राजपूतों के खेमों में जाकर चारों ओर से आक्रमण कर दिया, जिसमें पूरनमल और उसके सैनिक बहादुरी से लड़ते हुए मारे गए। पूरनमल के विरुद्ध शेर शाह
द्वारा किया गया यह विश्वासघात उसके व्यक्तित्व पर काला धब्बा है। प्राचीन काल से ही युद्ध में साम दाम दंड भेद की रीति अपनाई गई है। वैदिक काल में भगवान के द्वारा बाली का वध किया गया और महाभारत काल में श्री कृष्ण के द्वारा तरह तरह के परपंच और छलावे किए गए, इसीलिए तो उनका नाम छलिया भी पड़ा। लेकिन युद्ध धर्म के साथ लड़ा गया, उसे ही धर्म युद्ध कहा जाता है। शेर शाह ने राजस्थान के मारवाड़ के शासक मालदौर पर अपना आक्रमण किया। पिछले 10 वर्षों से उसने निरंतर युद्धों द्वारा अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार कर लिया था। मालदेव की बढ़ती शक्ति को शेरशाह भला कैसे बर्दाश्त करता। जब बीकानेर नरेश कल्याणमंद और मेड़ता के वीर देव ने मालदेव के विरुद्ध, जिसने उनके राज्यों को अधिकृत कर लिया था, शेरशाह से सहायता मांगी, तो शेरशाह ने 1544 ईस्वी में जोधपुर पर आक्रमण कर दिया। राजपूतों ने अफगानों का डटकर मुकाबला किया, लेकिन जब शेरशाह को विजय प्राप्ति की आशा नहीं दिखी तो उसने चालाकी से मालदेव के सरदारों की ओर से अपनी नाम जाली पत्र लिखवाकर मारवाड़ नेता के खेमे के पास डाल दिया। इस पत्र को पढ़कर मालदेव को अपने सरदारों के प्रति संदेह हो गया। वह युद्ध का विचार त्यागकर युद्ध क्षेत्र से भाग गया। इस अपमानजनक स्थिति में कुछ राजपूत सरदारों ने शेरशाह पर आक्रमण कर अफगानों के दांत खट्टे कर दिए। शेरशाह को बरबस कहना पड़ा कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने दिल्ली का राज्य लगभग खो दिया। और राजस्थान में बाजरा ही होता है।